वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट आरओ के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न संबंधित हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यह है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है इब्राहिम लोदी और डी ऑप्शन है हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी मोरक्को यात्री, विद्वान तथा लेखक था। मतलब कि इब्न बतूता जो है वह मोरक्को देश का यात्री था, ठीक है। और मोरक्को जो है किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोरक्को, वहीं का यात्री था इब्न बतूता। इसका मूल नाम था शेख फतह अबू अब्दुल्ला। क्या? शेख फतह अबू अब्दुल्ला। 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। यही प्रश्न था। तो अगर आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 1333 ईस्वी में, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आता है। सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसकी विद्वता देखकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला है। क्या है? रेहला, ठीक है। और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया, तो इब्न बतूता ने दिया। इसके यात्रा वृत्तांत का जो है संकलन किस नाम से है? तो वह रेहला के नाम से है, ठीक है। और इसका मूल नाम क्या था? तो शेख फतह अबू अब्दुल्ला। और यह किस वर्ष आया है भारत? तो 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आता है। तो यह कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इब्न बतूता से, तो इसको याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि यह किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? ए ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बी है औरंगजेब, सी है अकबर और डी ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? जी हाँ, अकबर। तो अकबर वह मुगल शासक था जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अब जानेंगे विस्तार से। देखिए, मुगल शासक अकबर ने ही धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और इसने दिन ए इलाही, क्या? दिन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। बहादुर शाह प्रथम, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया था, ठीक। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह था। अगर आपसे पूछा जाए कि बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का किस नंबर का मुगल बादशाह, तो 7वां मुगल बादशाह था, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1707 से 1712 ईस्वी। मतलब कि औरंगजेब के तुरंत औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब का जो कार्यकाल होता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। और औरंगजेब सुन्नी मत को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसको जिंदा पीर कहा जाता था, तो वह था औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। शेरशाह की बात कर लेते हैं। तो शेरशाह का जो कार्यकाल होता है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक होता है। और इसने भूमि के माप के 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। और इसने 178 ग्राम, 178 ग्रेन, ग्राम नहीं है, ग्रेन है, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 300 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो चांदी का रुपया था वह कितने ग्रेन का था? तो 178 ग्रेन का। और वहीं पे 300 ग्रेन का जो तांबे का सिक्का था वह दाम कहलाता था। ये पूछा भी जाता था कि दाम और रुपया क्या था, तो ये आपको बताना है। रुपया क्या था? यह शेरशाह सूरी द्वारा चलाया 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का था। और दाम क्या है? दाम जो है तांबे का 300 ग्रेन तांबे का सिक्का हुआ करता था दाम। और इसके साथ में ये भी याद रखिए, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। अगला प्रश्न,
ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूं। देखिए, मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में होती है, और हुमायूं ने फारस के शासक के यहाँ शरण के दौरान दो फारसी, या ये कहें दो ईरानी चित्रकारों की समाएं प्राप्त की थी। और ये चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद थे। कौन? मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद। और और उन्हीं के साथ वह भारत आया था, और साथ ही मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र और अब्दुस समद को सीरी कलम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक, तो मीर सैयद अली को कौन सी उपाधि मिलती है? नादिर उल अस्त्र की, और अब्दुस समद को मिलती है सीरी कलम की उपाधि। तो ये दोनों उपाधियों जो है आपको याद रखना है। ठीक, और ये जो प्रश्न है वो काफी घूमता रहता है एग्जाम में, तो इसके हर एक फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? ठीक है, तो आपको बताना है कि थॉमस रो से किस मुगल सम्राट का संबंध था शाही फरमान के संबंध में। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है जहांगीर। क्या? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अब चलते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। अंग्रेजी राजनयिक सर थॉमस रो ने मुगल साम्राज्य में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। किसका प्रतिनिधित्व किया? इंग्लैंड का। तो 18 सितंबर 1615 को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पहुंचा। थॉमस रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। कब तक? 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। थॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम, खुर्रम शाहजहां का नाम था, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ था। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? 1494, 1526, 1504 और 1556। तो यहाँ पे सही उत्तर है जी हाँ, 1494 ईस्वी में, ऑप्शन ए। देखते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, बाबर का जो पूरा नाम है वो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी फरगना का शासक बना। तो किस उम्र में जो है वह फरगना का शासक बना था? तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और कब? 1494 ईस्वी में। उसने अपने फरगना के शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद, इस जगह का भी नाम याद रखिए। ठीक है, 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि मिर्जा, किसकी? मिर्जा त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। और उसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश क्या? लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। अब वह कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो लोदी वंश है उसका सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से है? राष्ट्रकूट, पाल, गंग, कलिंग। यहाँ पे सही उत्तर है गंग वंश, ऑप्शन सी। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं, ये भी याद रखना है, 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। ठीक, फिर से इस लाइन को देखिए। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। मुख्य मंदिर वक्र रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंदिर है।
भगवान भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। मंदिर को हिंदुओं के चार धाम, ध्यान रखिए, हिंदुओं के चार धाम में से एक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न, अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राजकौशल मतलब कि शासन कला पर एक कृति है, या किसकी रचना है, मतलब कि यह किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णदेव राय, राम राय, पौड़ राय, हरिहर राय। यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय का तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय का तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था और कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की। उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जो कि अष्ट दिग्गज कहलाते थे और इनमें प्रमुख थे अल्लसानी, पेदन्ना, नदी तिमन्न, अयाल राजू, मदियगरी आदि। ठीक है, और तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, जैसा कि हम जानते हैं। नन्य भट्ट को तेलुगु का आदि कवि कहा जाता है। तो ये जो नन्य भट्ट हैं, इनका नाम याद रखिए, इनको तेलुगु का आदि कवि भी कहा जाता है। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया? तो उस शख्स का नाम बताना है। तो मोहम्मद गजनी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम था। जानेंगे विस्तार से इसको। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सेनापति था जिसे इराक के गवर्नर अल हज्जाज, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंड देने के लिए भेजा था और 711 ईस्वी में उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। तो सिंध पर विजय कब प्राप्त करता है? 711 ईस्वी में। खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में शामिल किया। अल हज्जाज ने दाहिर से अपने लूटे गए जहाज़ों के बदले जुर्माने की मांग की, किंतु दाहिर ने असमर्थता दिखाते हुए कहा कि उसका उन लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है और क्रुद्ध होकर खलीफा अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए कासिम को भेजा। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया? तो यह वर्ष था 1336 ईस्वी। क्या? ऑप्शन ए 1336। देखिए, विजयनगर राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में स्थित था और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति खो रहा था, तब हरिहर और बुक्का ने 1336 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और दोनों भाइयों ने दक्षिण में कावेरी और उत्तर में कृष्णा के बीच पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे और उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में उन्हें सफलता मिली थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हरिहर और बुक्का से संबंधित, इसको जरूर याद रखिए। ठीक, और ये कहा जाए कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। तो हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वासवड़ा, सुंदरा, समंधरा, चिन्नम्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, वासवड़ा। देखिए, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व वासवड़ा ने किया। लिंगायत संप्रदाय अद्वैतवाद पर बल देता है। तो लिंगायत संप्रदाय किस फिलॉसफी या किस दर्शन पे बल देता है? अद्वैतवाद पर। और इस संप्रदाय से संबंधित लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। और लिंगायत संप्रदाय जाति व्यवस्था, वेद, पुराण तथा सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या याद रखेंगे? तो लिंगायत संप्रदाय जाति व्यवस्था, वेद, पुराण तथा सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता है। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर ने? तो यहाँ पे सही उत्तर है, जी हाँ, ऑप्शन सी, हुमायूं ने। यमुना नदी तट पर दिल्ली दीन पनाह शहर की मुगल काल के दौरान उसका जो दूसरा बादशाह हुमायूं ने 1533 में की थी। ठीक है, तो बाबर के लड़के का नाम क्या था? हुमायूं। तो बाबर ने
मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद उसका जो पुत्र है हुमायूं, वह जो है वो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। ठीक। तो मुगल साम्राज्य में दूसरे नंबर का शासक कौन होगा? हुमायूं। तो यमुना नदी तट पर दिल्ली दिन पनाह शहर की मुगल काल के दौरान बादशाह हुमायूं ने 1533 में की थी और हुमायूं ने दिन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी, जिसकी सीढ़ियों से फिसल जाने के कारण उसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। और इसकी मृत्यु के विषय में इतिहासकार एक हिस्टोरियन है लेन पूल, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसकी मृत्यु के विषय में इतिहासकार लेन पूल ने कहा कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते चला गया। मतलब कि इसका जो शासन काल था, ये जिसका जो शासन का जो टाइम पीरियड था, यह काफ़ी जो है उथल पुथल रहा। इस वजह से लेन पूल ने इसके लिए इसकी मृत्यु के उपरांत जो वाक्य बोला था वह यह था कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते चला गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।